नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक बात है कि उनके जैसा नेता इस देश में कभी नहीं हुआ। और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री हैं और 11.5 पौने 12 साल से प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2001 पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कभी विधायक नहीं बने, सीधे मुख्यमंत्री बने। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो 30 दिसंबर 2025 है। 24 साल हो गए, 24 साल से ज़्यादा लगातार सत्ता में है। 2014 तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और उसके बाद तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री है। कभी लोकसभा सदस्य नहीं बने, राज्यसभा में भी नहीं गए, सीधे देश के प्रधानमंत्री बने। अपने जीवन में आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है, और उनके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव चाहे गुजरात विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो, पार्टी हारी नहीं है। इस तरह का रिकॉर्ड आप बताइए और किस नेता का है। डेमोक्रेसी में बहुत सब कुछ अगर नहीं माने आप तो बहुत बड़ा महत्व रखता है वोट जुटाने की शक्ति। जो नेता वोट दिलाने की ताकत रखता हो, उसी नेता की ताकत को असली ताकत माना जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने काबिल हैं, वो सब बाद में आता है। पहला सवाल आता है कि क्या आप में वोट दिलाने की क्षमता है। और नरेंद्र मोदी 24 साल से ये बात साबित कर रहे हैं, 1-2 साल नहीं। देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो लगातार 24 साल तक लोकप्रियता के अपने ऊंचे पायदान पर न केवल बना रहा हो, बल्कि लगातार नई ऊंचाई पर पहुंचता गया हो। 24 साल जो सत्ता में रहे। आजकल तो स्थिति यह है कि 6 महीने साल भर के लिए भी कोई सत्ता में रहे तो कोई न कोई दाग लगता है। 24 साल सत्ता में रहना और बेदाग बने रहना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री बनने के 2-3 साल बाद, मैं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात कर रहा हूं, अटल जी को छोड़ दीजिए, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों, सीधे उस पर नहीं तो उसकी सरकार पर। नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं, न उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न उनकी सरकार पर। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। ये भी सच्चाई है कि ये आप मानकर नहीं चल सकते कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या सरकार से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लेकिन भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी, ये 2 विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। ये आम जनता मानती है, हमारे आपके मानने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आम लोगों की नज़र में नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट किया ही नहीं जा सकता। भ्रष्ट तो नहीं ही हैं, और सत्ता के इतने करीब, और सत्ता के करीब नहीं, सत्ता के शीर्ष पर होने पर, चाहे राज्य में रहे हों और चाहे केंद्र में, कोई भाई भतीजावाद का आरोप न लगे, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने का आरोप न लगे, ये संभव होता नहीं। और इसमें सब प्रधानमंत्री शामिल हैं। इसलिए जो है, नरेंद्र मोदी इन सब मामलों में अगर इन सारे पैमानों पर उनको परखें तो विलक्षण नजर आएंगे। किसी भी नेता के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लोकप्रियता को बनाए रखना, अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना, अपनी साख को बनाए रखना। और नरेंद्र मोदी के सामने इतनी चुनौतियां आई, मैं कहता हूं कि और किसी प्रधानमंत्री के सामने इस तरह की इतनी चुनौतियां नहीं आई। और लगातार सत्ता संभालने के साथ ही उनकी चुनौतियां शुरू हो गई, बल्कि चुनौती के बीच में ही उन्होंने सत्ता संभाली। गुजरात में भुज का भूकंप पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कितनी बड़ी तबाही हुई थी। उस दौरान केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे बीजेपी के गुजरात में। उनकी सरकार से लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी थी। भूकंप के बाद सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए था, नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया। उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया, जो कभी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़े, कभी ग्राम प्रधान पार्षद भी नहीं बने। और उनके जाते ही उन्होंने भुज में जो किया
वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा नहीं, उसका लोहा माना। जिस तरह से उन्होंने भुज का पुनर्निर्माण किया, आज गुजरात के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में कोई जगह है तो उसका नाम भुज है। लेकिन उसके साथ और भी हुआ। उसके साथ हुआ फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में गोधरा में 2 डिब्बे जिनमें कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, उनको जला दिया गया, बाहर से बंद किया गया और आग लगा दी गई। सब के सब जलकर मर गए। उसकी प्रतिक्रिया में गुजरात में दंगे शुरू हो गए। गुजरात में दंगे शुरू हुए, उस पर रोक लगाने की कोशिश की और दोनों तरफ कार्रवाई हुई। जो पुलिस की कार्रवाई हुई, गोली चली, उसमें हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे। और उसके अलावा उन्होंने उस समय अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से मदद मांगी कि अपने यहाँ से पुलिस भेजिए। दोनों ने मना कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। सेना की मांग की गई राज्य सरकार द्वारा। सेना शाम तक पहुंच गई। अगले दिन सेना का फ्लैग मार्च हुआ। धीरे धीरे दंगे को पर काबू पाया गया और गुजरात में सांप्रदायिक दंगा कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस तरह की घटना कि रेलवे के 2 कोच में लोगों को जिंदा जला दिया जाए, इससे पहले गुजरात के इतिहास में कभी नहीं हुई। गुजरात में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास था, है, अब नहीं कहा जा सकता। हर साल दंगे होते थे छोटे मोटे, और 2 साल पर बड़े दंगे होते थे। और दंगे होते थे ग्रामीण इलाकों तक, लंबे समय तक चलते थे, कई बार 1-1 साल तक चलते थे। 2002 का दंगा, उसके बाद आज 2025 से 23 साल में गुजरात में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन इसका श्रेय कोई नरेंद्र मोदी को नहीं देता। उस दौरान, दंगे के दौरान जो हुआ, उसका सारा दोष नरेंद्र मोदी पर बढ़ा गया। लेकिन दंगे के बाद 23 सालों में जो हुआ, उसका श्रेय देने के लिए, खासतौर से मैं सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उसका श्रेय उनको कभी नहीं मिला कि उन्होंने गुजरात को सांप्रदायिक दंगों से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। वो 11.5 साल से गुजरात में नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी गुजरात में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये नरेंद्र मोदी की आखिर ये उड़ान जो है वो लगातार ऊंची क्यों होती जा रही है? उनकी लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? सत्ता में जो आता है, कुछ समय के बाद उसकी लोकप्रियता में कमी आना शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी एकमात्र उदाहरण है जिनकी लोकप्रियता, सत्ता जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, विश्वसनीयता और साख बढ़ती जा रही है, लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और उनके बाद जो भी आता है वो इतना नीचे है कि उससे तुलना करना भी जो है वो लगता है अन्याय है उनके साथ। लेकिन सवाल फिर वही लौट कर आता हूँ कि ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खूबी है नरेंद्र मोदी में? ऐसी कौन सी रणनीति है उनके पास? ऐसी कौन सी तरकीब है कि वो पिछले 24 साल से सत्ता के शिखर पर ही नहीं बने हुए हैं, लोकप्रियता के शिखर पर भी बने हुए हैं? तो मुझे एक जगह थोड़ा सा पढ़ने को मिला एक पक्षी के बारे में। उसका नाम है रेवन। हिंदी में उसको काला कौवा कहते हैं। ये कौवे से आकार में बड़ा होता है और इसका काला रंग बड़ा चमकीला होता है। ये दुनिया भर में बहुत से देशों में पाया जाता है। कुछ देशों में इसको जो है विजडम का प्रतीक माना जाता है, कुछ जगह इसको ओमेन ऑफ डेथ माना जाता है। इसे एक रहस्यमय पक्षी भी माना जाता है और इसको दोहरे चरित्र वाला भी माना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों में इसे बुराई का प्रतीक माना जाता है। अब इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? ये दुनिया का एकमात्र पक्षी है जो बाज को चोंच मार सकता है। तो ये क्या करता है? ये बाज की पीठ पर सवार हो जाता है और उसकी गर्दन पर लगातार चोंच मारता रहता है। बाज क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन तो ये होना चाहिए कि बाज उसको झटक दे, गिरा दे, उसको मारने की कोशिश करे, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। बाज चुपचाप अपनी उड़ान को ऊंचा करता जाता है
और ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, और ये रेवन पक्षी ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है और उसकी पीठ से गिर जाता है, बाज की पीठ से। बाज कुछ नहीं करता, पंजा भी नहीं मारता, पंख भी नहीं फड़फड़ाता, उसको उलट पुलट कर गिराने की भी कोशिश नहीं करता, सिर्फ अपनी उड़ान को ऊंचा करता जाता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बाज का यही गुण है, जिसकी वजह से उनकी उड़ान लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं लगातार उन पर हमले होते रहे, मौत का सौदागर से लेकर और न जाने क्या क्या कहा गया। मनमोहन सिंह ने तो उनको बूचर ऑफ गुजरात तक कहा। उनको जेल भेजने की कोशिश की गई, दंगों में फंसाने की कोशिश की गई। कोशिश ये की गई कि उनको नहीं, उनके जरिए अमित शाह जो उनके करीबी थे उनको झूठे केस में जेल भेजा गया कि जेल जाकर वहाँ उनको यातना दी जाएगी तो उससे जो है टूटकर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल देंगे, गवाही दे देंगे। मामला गुजरात के कोर्ट से हाई कोर्ट और होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गुजरात दंगों की जांच हुई और उस एसआईटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। वो लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी। केंद्र की पूरी सत्ता नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में फंसाना चाहती थी। वो पहले मुख्यमंत्री बने जिनसे 10-12 घंटे तक एसआईटी ने, सीबीआई के अफसरों की एसआईटी थी, उन्होंने पूछताछ की। और आजकल किसी एक नेता की किसी छोटे से मामले में भी गिरफ्तारी हो जाए तो प्रदर्शन, धरना, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ सब हो जाता है। नरेंद्र मोदी से पूछताछ गुजरात में ही गांधीनगर में होती रही। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जहां पूछताछ हो रही थी उस जगह पर नहीं गया। एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने मना नहीं किया कि मैं जो है एसआईटी के सामने पेश नहीं होऊंगा, एक बार भी। और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने यहां तक कोशिश की कि आईबी और सीबीआई में लड़ा दिया जाए। आईबी के एक अधिकारी थे जो सरकार के झूठ के साथ नहीं चलना चाहते थे, उनको प्रताड़ित किया गया, हर तरह से उनको यातना दी गई, उनकी और उनके परिवार की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने से मना कर दिया। इशरत जहां केस की बात कर रहा हूं, जब सीबीआई और आईबी दोनों आमने सामने हो गई, और ये कराने वाले और कोई नहीं, उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। पूरी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की पूरी ताकत लगी थी कि किसी तरह से मोदी को जेल भेज दिया जाए। नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया इस सब के दौरान? लगातार अपनी उड़ान को ऊंचा करते गए, ऊंचा करते गए, ऊंचा करते गए। अपना जो काम था वो करते गए। गुजरात को डेवलपमेंट का एक मॉडल बना दिया, गुजरात प्रदेश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये दावा गलत था, वो दावा गलत था। उसमें गलत भी हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उसमें सब सही ही रहा होगा, लेकिन उसकी मीमांसा में जाने की बजाय परसेप्शन क्या बना कि मोदी ने गुजरात में एक विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया है जो देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देश के सभी राज्यों को और केंद्र को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। ये बात आम लोगों के मन में बैठ गई। और मोदी की उड़ान जो है जब 2014 में पहुंची, वहां पहुंचकर ऑक्सीजन का लेवल उनके विरोधियों के लिए कम हो गया। उनके विरोधी ऑक्सीजन की कमी से धरती पर गिर पड़े। सत्ता परिवर्तन हो गया। तब से वो उठ नहीं पाए हैं। वो नए नए तरीकों से नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी पहले प्रदेश में उन्होंने अपनी छवि स्थापित की, फिर प्रधानमंत्री बने तो देश में, और आज वो वैश्विक नेता हैं। दुनिया के सारे देश, मैं पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं करता, दुनिया के सारे देश नरेंद्र मोदी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं।
उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि कहीं समस्या है दुनिया में तो मोदी उसको सुलझा सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। ये विश्वास दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों में है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपति ये मानते हैं कि मोदी जो है चाहे तो ये युद्ध रुकवा सकते हैं, और उनकी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से इस युद्ध को रुकवाने में भूमिका भी है। भारत को उन्होंने ग्लोबल साउथ का लीडर बना दिया है। हर देश भारत से संबंध व्यापार बढ़ाना चाहता है। ब्रिटेन, जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, वो आतुर था और आखिर भारत ने कर लिया FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने ब्रिटेन की इकॉनमी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा और इस देश की संपदा लूट कर ले गए। आज विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन भारत से नीचे है। अमेरिका को चीन को रोकने के लिए भारत की ज़रूरत है, और भारत जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, लगातार ताकतवर हो रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाज पक्षी से ये गुण सीखा उसका, कि अपने विरोधी, अपने दुश्मन, अपने ऊपर हमला करने वाले पर पलटकर हमला मत करो। अपनी उड़ान को ऊंचा करते जाओ, आपके विरोधी स्वतः ही गिर जाएंगे। वही हुआ है भारत की राजनीति में। आज विपक्ष जिस हालत में है, संख्या बल जो है लोकसभा में, वो उसकी कमजोरी को नहीं बताता है। आज उसकी विश्वसनीयता निम्नतर स्तर पर है, सबसे नीचे है। आज तक भारत में विपक्ष की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कुछ भी रही हो, इतना अशक्त, इतना प्रभावहीन विपक्ष कभी नहीं रहा। यह है मोदी की साख का, मोदी की विश्वसनीयता का असर, कि बाकी सारे नेताओं की विश्वसनीयता, जो भाजपा विरोधी हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी। वो जो भी बोलते हैं, जो भी मुद्दा उठाते हैं, उस पर लोग सुनने को तैयार नहीं होते। जो सुन लेते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते। तो दूसरा गुण, जिसका जिक्र मैं पहले एक वीडियो में कर चुका हूं, मोदी की सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, पेशेंस। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना बड़ा कठिन काम होता है, वो बड़ी कठिन परीक्षा होती है। अच्छों की पेशेंस जवाब दे जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में पेशेंस का साथ कभी नहीं छूटा। इसलिए जब हम 2026 के वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि 2026 में नरेंद्र मोदी की उड़ान एक नई ऊंचाई पर होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।